हम मौजूद हैं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सीट हैदराबाद में और यहाँ पर वो जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच पहुँचने वाले हैं। तो हम भी यहाँ पहुँचे हैं, बात करेंगे आज असदुद्दीन ओवैसी से, उनके बीच रहेंगे, उनके साथ उनके समर्थकों से बात करेंगे और समझेंगे कि दरअसल उनके समर्थक क्या चाहते हैं, साथ ही हैदराबाद की जनता के मन में क्या है। लेकिन आपने अभी तक असदुद्दीन ओवैसी को उनके एक खास तरह के समर्थकों के साथ बात करते हुए सुना है, लेकिन आज कुछ अलग तरह के समर्थक भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बस कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले असदुद्दीन ओवैसी, तो उनसे शुरुआत करेंगे बातचीत के सिलसिले की और फिर लोगों के बीच भी जाएंगे। भीड़ बहुत है यहाँ पर, लोगों को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत समय से वो इंतजार कर रहे थे कि आप यहाँ पहुंचेंगे। तो इस कदर की जो भीड़ है वो हर तरफ हमें दिखाई दे रही है हैदराबाद में, जहाँ पर आपका जिक्र है। ये अल्लाह का करम है, ये अवाम की मोहब्बत है, इनका भरोसा एतमाद है और मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, एक अमानत भी है और एक किस्म से एक बोझ भी है। तो आप कोशिश कर रहे हैं हम तमाम लोग उस जिम्मेदारी को और उस मोहब्बत के ऊपर उतरने की, आवाम में जो एक एतमाद है उसको हम कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद हैं, आप कह रहे हैं समर्थन है आवाम का, लेकिन आपके विरोध में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ तो बोगस वोटर बहुत हैं, मतलब लाखों में संख्या बता देते हैं, जितना आपका मार्जिन बढ़ता जाता है उतना वो बोगस वोट हर साल बताते हैं कि ये बढ़ गया है बोगस वोट। अब देखिए, वो हम लोग हैदराबाद में कहावत बोलते हैं कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। तो अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है और हर साल जनवरी में बैठ सकते हैं। जी, हर साल जनवरी में नामों का इंक्लूजन होता है और फिर लोगों को इलेक्शन कमीशन अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ऑब्जेक्शन दाखिल करिए। फरवरी में वोटर लिस्ट आ जाती है। अब उसके बाद ये बकवास करना, तो इसमें एक सिंक्रोनाइजेशन है। एक नेता नहीं बल्कि अहमक किस्म के आदमी हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से घाट घाट का पानी पी कर आए, वो हमेशा बोलते रहते हैं। तो उन्हीं को इन लोगों ने दे दिया, अब वही तोते की तरह रटे जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन 4 महीने पहले चुनाव हुआ, 4 महीने पहले। अब बताइए, इस तरह की वाहियात बात करें, 6.5 लाख किसको बोलते हैं? हैदराबाद में कहा जाता है कि ये किला है, ओवैसी साहब का किला है, आपके परिवार के पास ये सीट बहुत ज़माने से रही है। इतना आपका जलवा हैदराबाद में देखने को मिलता है और कहा जाता है कि ये गढ़ है ओवैसी साहब का, तो यहाँ से बाहर तेलंगाना की बाकी और सीटों पर भी क्यों उतने ही दमखम के साथ चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं, या इस बार ऐसा इरादा है 17 में से कितनी सीटों पर AIMIM उस तरह की ताल ठोकेगी जैसे हैदराबाद में ठोकती है? तेलंगाना की हद तक तो हमने फैसला ले लिया है कि हम हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट ही लड़ेंगे 17 में पार्लियामेंट की सीटों में से, और माबाकी पार्लियामेंट की सीट्स में हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम आवाम से अपील करेंगे, जनता से, कि बीजेपी को शिकस्त दें। हमारा तेलंगाना में किसी से अलायंस है भी नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, तमिलनाडु में AIADMK से हमारा अलायंस हुआ है। यूपी में हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा के साथ हमने मिलकर एक PDM बनाया है और महाराष्ट्र में शायद इम्तियाज़ जलील साहब कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी इस पार्लियामेंट इलेक्शन की मोटा ये, और राजस्थान में हमारे यूनिट से, हमारी पार्टी के ज़िम्मेदारों से, जमील खान से बात हुई है, तो उन लोगों का कहना था कि हम अलवर की सीट पर वहाँ पर एक कैंडिडेट है, उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब देखिए, बात करिए, देखते हैं क्या होता है। और फिर एक और BPA पार्टी है, तो उनसे बातचीत चल रही है, तो पता चलेगा। वैसे साहब ये समझाएं आप, उत्तर प्रदेश पर फोकस है आपका, बिहार की अहम सीटों पर आपका फोकस है, महाराष्ट्र में भी है, तो तेलंगाना में हैदराबाद के आगे क्यों नहीं है? यहाँ पे भी कई ऐसी सीट हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ या बिहार के साथ अब तेलंगाना जैसे प्रदेश को कंपेयर करना गलत है। यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें हैं, बिहार में 40 हैं, उत्तर प्रदेश में 80 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में क्या है कि अभी 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हमको उसको सामने रखकर भी फैसला लेना पड़ेगा। ये तो हमेशा कहा जाता है कि आप बयान देते हैं मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, RSS के खिलाफ, कि वो क्या, उनकी क्या नीतियां हैं, वो नीतियां ठीक नहीं हैं देश के लिए, उनके विरोध में राजनीति होनी चाहिए, उनसे अलग राजनीति होनी चाहिए, लेकिन नुकसान पहुंचता है उन लोगों को जो उनके विरोध में ही खड़े हैं। ये तो ऐसा हो जाएगा ना कि अब ये कल ये भी कह देंगे वैसे साहब सांस मत लीजिए, आपके सांस लेने से उनको फायदा पहुंच रहा है। तो ये तो गलत बात है ना भाई। अगर मैं
पहले तो मैं लड़ नहीं रहा हूँ, तब भी आप समझते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मुरादाबाद में मेरा कोई कैंडिडेट नहीं है, जबकि वहाँ पर आपने उनको टिकट नहीं दिया। सिटिंग एमपी को वहाँ के कई उन्हीं के पार्टी के नेता हमको आकर क्या क्या बातें कही। हम बोले नहीं भाई, हम एसटी हसन साहब के साथ हमदर्दी रखते हैं और वो अगर कुछ फैसला लेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। उन्होंने फैसला नहीं लिया। रामपुर के कई लोग हमसे रब्ता किए, हम बोले भाई आप रामपुर में हम इज़्ज़त करते हैं, वो जेल में है, उनकी वाइफ जेल में है, बेटा जेल में। हम खामोश हो गए। भाई आप अगर सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल करना आपका एक आर्ट बन चुका है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप बताइए 2014, 2017, 2019, 2022 चार इलेक्शन आप हार जाते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं किसी और पर। अब इसका तो हल मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को कि आमतौर पर ओवैसी साहब के एक तरह के वक्तव्यों को सुना होगा आपने, या ये कहा जाता है, उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो मुस्लिम समाज की ही बात करते हैं या मुस्लिम हितों की ही बात करते हैं। लेकिन आज यहाँ उनके कुछ और ऐसे समर्थक मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले उनसे बात कर लूँ, फिर ओवैसी साहब आपसे बात करूँगी। नाम बताएं पहले आप अपना। मेरा नाम अनिल है, मैं पुराना पुल का निवासी हूँ और मैं पारधी हूँ, पिट्टललू आदिवासी हूँ मैं, जो कि अभी लास्ट थोड़े दिनों से माधवी लता जो कि हमारे नाम पे वोट मांग रही है, पूरे वेस्ट बातें करके। नाम बता दीजिए जल्दी। मेरा नाम शिवशंकर है, मैं लंगरोस का सदर हूं। मातंगी रमेश है मेरा नाम। आपका नाम? शैलेंद्र सिंह कालिया पहलवान। तो ओवैसी साहब पर ये बार बार इल्जाम लगता है वो तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, यहाँ हैदराबाद में सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते। नहीं, गलत है मैडम, क्योंकि हम SC ST BC माइनॉरिटीज पूरे मिलके हमारे असद साहब के साथ है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर भी बारिस्टर ला पढ़े, वही बारिस्टर ला हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े। महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? रचना। आपका नाम? चंद्रा। सुहासनी। रुमीना। तो ये भी रंग देखने को मिला हमें आज हैदराबाद में। आपको मैं एक इंट्रोडक्शन कराऊंगा। ये राजमोहन हमारे कॉरपोरेटर हैं, 4 मरतबा के कॉरपोरेटर हैं और राजमोहन के हराने के लिए योगी अमित शाह कर कैंपेन किए इनके खिलाफ, तब भी राजमोहन जीत गया वहाँ से। अब इनकी वाइफ एक मरतबा थी, तीसरे मरतबा राजमोहन जीत कर आए। ये बैकवर्ड क्लास के हमारे बहुत बड़े नेता हैं। तो ये बोलना है कि MIM पार्टी सिर्फ एक ही समुदाय की बात करती है और दूसरे समुदायों के खिलाफ है, सरासर झूठ है ये। अब अच्छा, इसमें हमारा एक स्वामी यादव एक कॉरपोरेटर हैदराबाद में, वहाँ पर तो मुस्लिम वोटर बहुत कम है, उसके बावजूद भी स्वामी यादव जीतता है। लेकिन फिर आपकी जो बयान आते हैं, जो आपकी स्पीच आती है, वो जो स्पीच है, बयान है, जो आपके वक्तव्य सुनाई देते हैं, उसमें ये जिक्र नहीं होता है। नहीं, इससे नहीं देखिए, इससे मेरी गलती नहीं, इसमें आप लोगों की गलती, मैंने आपकी बरादरी की। तो आपको जो दिखता है जिससे आपको फायदा होता है आप उठा लेते हैं, मगर हम तो बोलते हैं। अब अमित शाह, योगी आदित्यनाथ राजमोहन के लिए 2-2, 3-3 घंटे कैंपेन किए और राजमोहन थोड़ा परेशान भी थे पिछले बार में। बोला भाई आराम से रहे, तो एक नहीं हम लोग 2 सीट जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं, काम करते हैं। आप देखिए सामने ये जो 2 BHK के फ्लैट्स बने करीब 750-800, इसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। हम ही खुद बनाए यहाँ पर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके हमारे रिप्रेजेंटेशन पर। तो यही तो मोदी जी भी कहते हैं कि हम सबका विकास कर रहे हैं, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम घर दे रहे हैं। और आंकड़े भी बताते हैं, उत्तर प्रदेश के आंकड़े जारी करते हैं कि हम घर दे रहे हैं, उसमें मुसलमानों को भी घर मिल रहा है। उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क ये है कि वो सिर्फ ज़बानी तौर पर बोलते हैं, हम उसको ज़मीन पर अमल करके दिखाते हैं। आप जाकर देख लीजिए, ऐसा ये हमारे राजमोहन साहब के वार्ड में ये पारदी लोग हैं। मैंने अपने MP फंड से 75 या 1 करोड़ के करीब का कम्युनिटी हॉल बनाया हूँ। बरसों से वहाँ पर पीने का पानी का मसला था, उसको हम हल कराए। तो भाई इंसान है ना, मेरे खिलाफ वोट भी देंगे नहीं देंगे अलग बात, मेरी तो जिम्मेदारी है। तो हमको तो काम करना है। और गरीबी है, बेरोजगारी है। अच्छा, इनका कई ज़माने से इनका शेड्यूल ट्राइब का मसला हल था, हम जाकर लड़कर इन लोगों के साथ मिलकर हम लोग उनको ST स्टेटस दिलाए, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं उनको। तो ये BJP और हमारे जो अपोनेंट्स हैं उनको एक प्रोपेगेंडा मिलता है, पर हम बोलते हैं भाई तुम ज़मीन पर आकर देखो, थोड़ी कोई जीतता है बगैर किसी सबको साथ लेके साथ वोट ना लिए। आपने कहा कि राजमोहन जी के लिए बड़ी मेहनत की गई, खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए, योगी आदित्यनाथ आए, रैलियाँ हुई।
अब की बार ये भी सवाल उठाया जा रहा है बार बार कि इस बार क्या असदुद्दीन ओवैसी को भी ये कोशिश है कि वो हैदराबाद में ही रहे और बाकी जगह चुनाव प्रचार करने के लिए ना जा पाए, यहाँ पर आपको भी एक मजबूत कैंडिडेट के जरिए टक्कर देने की कोशिश है, तो क्या वो चुनौती मिल रही है? देखिए, मैं तो वो इलेक्शन भी देख चुका हूँ। मेरे फादर का 1984 का पहला इलेक्शन लोग नहीं जानते, सिर्फ 5000 वोट से जीते थे हमारे वालिद मरहूम, हमारे कायद लीडर हमारे। फिर 96 का एक पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था जिसमें वेंकैया नायडू खुद खड़े हो गए, पार्टी से एक रेबल कैंडिडेट खड़ा हुआ, तब भी वो हम लोग कामयाबी हासिल की अल्लाह के फजल करम से। फिर 2009 में ऐसा ही इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन में हम कैसा पिक एंड चूज कर सकते हैं अपने अपोनेंट को? जो भी आएगा हमको मुकाबला करना है। बीजेपी से मुकाबला होगा, उनकी आइडियोलॉजी पर होता है, होता रहेगा। नहीं, पर किले को बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी क्या इस बार? नहीं, चाहे इलेक्शन म्यूनसिपल इलेक्शन हो, ज़िला परिषद का हो, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, मेरी पॉलिटिकल डिक्शनरी में कि कोई इलेक्शन को आप इजी नहीं ले सकते। यकीनन आपको मेहनत करना है, मेहनत करते आ रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे मेहनत के एतबार से। और ये इनको ये नहीं मालूम कि तमाम पार्टीज बशमूल बीजेपी चुनाव से पहले एक्टिव होते हैं। हम लोग तो हमारे ऑफिस में हर हफ्ते में 6 दिन हम बैठते हैं वहाँ पर, इनके अच्छे बुरे में हम लोग पहुँचते हैं। तो ये दूसरे पार्टीज इलेक्शन के लिए एक्टिव होते हैं। तो बीजेपी भी ये कहती है कि हम तो 24 घंटे इसी मोड में रहते हैं, हम पॉलिटिक्स करते हैं। हैदराबाद के हद तक हम जानते हैं बीजेपी में क्या होता है। बीजेपी चुनाव से पहले एक्टिव होती है, मगर उसके बाद बीजेपी और दूसरे पार्टीज हेलो बाय बाय भूल जाते हैं जनता। हम तो इनके साथ रहते हैं, इनके अच्छे बुरे में। ये सिर्फ हैदराबाद के लिए है या बाकी देश में भी ऐसा है? औरंगाबाद में भी ऐसा सिस्टम चल रहा है। किशनगंज में अख्तर उल ईमान साहब ने अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह का उन्होंने सिस्टम इवॉल्व किया है। 2024 के लिए क्या मिशन है आपका? हैदराबाद सिर्फ जीतना या क्या लार्जर मिशन क्या है? नहीं, 2024 में के लिए अब तक तो हम हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज में हमारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे कैंडिडेट्स को अनाउंस किया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी जीतेंगे। वो यूपी के लिए पल्लवी पटेल साहिबा जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़ा करेंगी हम जाके उनके लिए कैंपेन करेंगे। AIDMK के लिए मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि मैं उनके लीडर से नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि डेट्स क्लैश हो रहे हैं। महाराष्ट्र में हमको कैंपेन करना है तो करेंगे जाकर, और यूपी में, बिहार में, जहाँ कहीं भी हमको जाना है हम जाएंगे, करेंगे। तो ये हमारी पहली कोशिश ये है। दूसरी कोशिश ये है कि हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग महंगाई को देखिए, आप लोग बेरोज़गारी को देखिए, आप लोग चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है, भारत की ज़मीन पर, इन चीज़ों को देखकर आप बीजेपी को रोकने की पूरी कोशिश करिए। तो बीजेपी को रोकना है या कांग्रेस और बाकी दलों को भी सत्ता से बाहर रखना है? अब हमारे खिलाफ तो सब एक साथ होकर मुकाबला कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? हमको तो सब चॉइस ही नहीं, हमको तो मुकाबला करना है, हम तो सबसे मुकाबला करेंगे। अब तेलंगाना के तक तो हमने कहा है कि भाई जहाँ पर हमारा कैंडिडेट नहीं है वहाँ पर आप बीजेपी को रोकिए। महाराष्ट्र, अब यूपी में हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बिहार में हम अख्तर उल ईमान साहब ने कहा है कि भाई जहाँ पर हमारा कैंडिडेट है वहाँ पर हमको कामयाब करिए। आपके खिलाफ जो कैंडिडेट यहाँ से जिनको उतारा है वो पहले कैंडिडेट डिक्लेयर हुई, उसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, माधवी लता जी, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है कि वो कितने वोट से आपको हराने वाली हैं। मतलब उनका कॉन्फिडेंस इतना है, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से उन्हें हासिल हो रहा है? बड़े लोग हैं, चमत्कार हो सकता है, उनसे नहीं मालूम मुझे। उनको अभी सर्टिफिकेट देना नहीं, इनको एक मिनट ठहरो, उनको अभी से सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। अब क्या है, चुनाव भी ना लड़े? क्यों करना है धूप में मेहनत हम लोग क्यों कर रहे हैं? अभी दे देना चाहिए। बोलते हैं, बोलना चाहिए। अब देखिए आप खुद कह रही हैं कि वो पार्टी में नहीं थी, सब ठीक है। देखिए हम प्रिवी नहीं है उनके पार्टी अफेयर्स के बारे में। हम अपना काम की बुनियाद पर मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन एक एक करके माधवी लता जो आरोप लगा रही हैं, 2-3 आरोपों का मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर जवाब दें। वो सीधे आरोप लगा रही हैं आप पर। एक कह रही हैं कि गरीबों का दर्द मैं समझती हूँ क्योंकि मैं गरीबी में पली हूँ। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैगुआर से चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास हैं, महल में वो रहते हैं, वो गरीबों का दर्द क्या समझेंगे? ऐसा है ना कि उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मालूम। डिस्क्रिमिनेशन मालूम होता मुसलमान को, बैकवर्ड क्लास को और ST को। जो बड़े लोग होते हैं जिनको क्या बोलते तेलुगु में, पेद्दलू बोलते, दुर्रा बोलते, दुर्रलू पेद्दलू, उनको क्या मालूम होता डिस्क्रिमिनेशन तो गरीबों को मालूम होता। हम जीते इनके साथ, मरते इनके, दुर्रलू है, पेद्दलू, उनको क्या मालूम।
अब रहा सवाल कि भाई मैं कोई चमन में चलकर तो सियासत नहीं की अब तक। मैं कई मरतबा जेल जा चुका हूँ, मुझ पर पुलिस ने हमला किया, मेरी गाड़ी पर गोलियाँ चली, तो ये सब हम देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे हैं। अब बोले जा रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं किसी पे पर्सनल अटैक करने का कायल नहीं हूँ, मगर हद तो ये हो गई कि मुझे कहा गया कि आईसिस का मैं एजेंट हूँ। मैंने जो भारत की यूएपीए के शेड्यूल में उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप मुझे आईसिस से जोड़ रहे हैं। अरे हमने ही तो आईसिस के ख़िलाफ़ यहाँ पर कई मीटिंग्स किए। आईसिस ने हमारे ख़िलाफ़ वीडियो जारी किया और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको निकलवाया, वीडियो को, कहा गया कि ओवैसी तागूत है, तागूत का एजेंट है। तो अब अगर कोई बोलता है तो लोग देख रहे हैं, उनके बोलने को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो क्या है उर्दू का शेर के बके जा रहा हूँ जुनू में, क्या क्या खुदा ही जाने, खुदा ही खैर करे, तो बोल रहे हैं तो कोई बात। लेकिन उन्हें एक और आरोप लगाया आप पर कि 2017-18 में आपने चुनाव आयोग को अपनी आमदनी बताई सालाना 10 लाख रुपए, ऐसा उनका आरोप है, और उसके बाद आपने करोड़ों अपनी बेटी के शादी में खर्च कर दिए। नहीं, अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरे घर पे क्यों जा रहे हैं? आप मुझसे मुकाबला करिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी काबिल है, पीजी कर रही है मेडिसिन में, उसमें आपके गायनाकोलॉजी में पीजी कर रही है। अल्लाह ने मुझे बेटियां दी हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जिसको बेटी मिलती हम लोग उसको ब्यूटीफुल बोलते। तो अब मैं कर रहा हूँ, अब उसमें आपको मेरे घर पे मैं अगर कुछ बोलना शुरू करूँ उनके बारे में, बहुत बोल सकता हूँ मैं, मगर जो भी कर रहा हूँ उन सामने है। मगर कम से कम मेरे को इलेक्ट्रल बॉन्ड तो नहीं मिला, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मिला, जिसकी बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि हैदराबाद जो है ना सेंटर इलेक्ट्रल बॉन्ड का, सबको मिला इलेक्ट्रल बॉन्ड। बीजेपी को 50 करोड़ का मिला, 5 करोड़ का गोश्त की कंपनी दी, हमको नहीं मिला। आपको क्यों नहीं मिला? अरे हमको नहीं मिल, वही तो हम बोल रहे हैं, हमको क्यों नहीं मिला। ये लोग सब बिक गए, हम नहीं बिके। बिकने वालों को इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलता है ना, जो नहीं बिकता है, खड़ा हुआ है गरीबों में, मजलूम में, तो आपको फिक्र ही नहीं है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की दास्तान कौन सुनाएगा? इलेक्ट्रल बॉन्ड की दास्तान भी तो हम अब बोलेंगे जनता में जाकर कि 6000 करोड़ के करीब बीजेपी को मिले, 1400 करोड़ करीब कांग्रेस को मिले, टीआरएस को मिले। अरे उर्दू में कहावत हैदराबादी दखनी ठेठ लहजे में कि चोरा चोरा मिलके गाँव बांट लिए, हमारे को लॉलीपॉप भी नहीं मिला। ये मुद्दा है, ये मुद्दा बनेगा, ये मुद्दे बनेंगे चुनाव में, क्योंकि चुनाव के पहले मुद्दे होते हैं, बट वोट डालने के समय फिर वही मुद्दे। देखिए, जब एक पार्टी इन हदों को पार कर रही है तो फिर कोई बात नहीं। देखिए, हम बदनाम अपनी जबान से है ना, तो फिर जबान चलेगी फिर बहुत, और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अगर आप मेरे घर पर आ रहे हैं तो फिर ये भी पूछना पड़ेगा कि किस किस की शादी हुई थी और किन किन की वाइफ कहाँ पर है। अब हम नहीं जाना चाह रहे वहाँ तक, अब आप निकालेंगे तो बात दूर तक जाएंगी। तो आप उनको ये सोचना चाहिए, देखेंगे। नहीं, जब आप बात निकालते हैं तो फिर ये भी आप पे इल्जाम लग जाता है कि आप डराते हैं। क्या डरा रहे? कौन? देखिए, ये ऐसा होगा तो नहीं सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, नहीं नेगेटिव है। देखिए, आपने सवाल किया, हम उसका जवाब दे रहे हैं। अब कोई मुझ पर इल्जाम लगाएगा, ठीक है, आप क्रिटिसाइज करिए तो मैं तो जवाब दूंगा ना। मैं तो ऐसा गूंगा बहरा तो नहीं हूं कि भाई आप जो बोले जाएंगे मैं सुनता जाऊंगा, ज्ञान देंगे आप, तो अब बोलूंगा मैं। अच्छा, एक मादी लता ने एक और बड़ा आरोप लगाया आपके ऊपर कि हैदराबाद में एक मस्जिद को तोड़कर आपके करीबियों ने वहाँ इमारत बना ली, और इमारत बनाने के दौरान या इमारत बनने के दौरान उसके बाद भी आपने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि आपने पुष्टपनाही की, आपने समर्थन किया आपने उन करीबियों का जिन्होंने हैदराबाद में मस्जिद गिराई। मैं, देखिए, बाबरी मस्जिद कौन तोड़े? कौन तोड़े बाबरी मस्जिद? सुनेरी बाग की मस्जिद को तोड़ने का ऑर्डर कौन निकाले? बीजेपी निकाली। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद तोड़ी गई थी, सब ने मिलकर मेहनत की, वो दोबारा बन गई। जरा मस्जिद की जब आप बात कर रहे हैं तो अपने गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए। वो इसीलिए तो कह रही है कि वहाँ की मस्जिद की आप फिक्र करते हैं, यहाँ की मस्जिद की फिक्र नहीं है। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद आलीशान है, खड़ी भी है, बल्कि मंदिर भी बनाई गई वहाँ पर एक चर्च भी बनाया गया, गुरुद्वारा भी बनाया गया। ये MIM पार्टी का काम है। अब आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, बुरखा आपको पसंद नहीं है, हिजाब आपको पसंद नहीं है, भाई आप सब, ये आपकी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब देखिए आगे बहुत निकलेगा। अच्छा, एक उनका ये भी कहना है कि हिंदू समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है।
एक बात ये देखिए, एक ऐसा है ना, अच्छा, ये आप जवाब दें उससे पहले यहाँ कुछ लोगों से मैं पूछना- जवाब चले पहले सुन आप, लीजिए। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि पीपल हु लिव इन आइवरी टावर्स आर नॉट कनेक्ट रियलिटी। आप सबसे पूछ लीजिए हैदराबाद में आखिरी कम्युनल राइट कब हुआ था। ये जो पारदी लोग हैं, यहाँ पर इंसानियत का नंगा नाश 1990 में हुआ था। इतने लोग मारे गए, पारदी लोग, मुसलमान मारे गए, मगर पिछले मेरे ख्याल से 15-20 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं होता हैदराबाद में। इसके लिए क्रेडिट देना चाहिए यहाँ की जनता को कि वो इस बात को कबूल नहीं करती है और इन लोगों के इशारों पर नहीं नाचती है, इनके मकसद में इनको नाकाम करे, पुलिस को जाता है, थोड़ा बहुत हमको भी दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का कहना है कि उन्होंने 3 तलाक का मुद्दा हल किया महिलाओं के लिए, या उन्होंने जो महिलाएं उन्हें उज्ज्वला कनेक्शन दिए, तो महिलाओं को फोकस में रखकर नीतियां बनाई हैं, उन्हें फायदा पहुंचाया। आपको लगता है वो फर्क डालेगा? 2000 इससे पहले भी उनको वोट मिला है और क्या वो वोटर उनकी तरफ जा रहे हैं? नहीं, आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक कानून बनाकर तो आपने मुस्लिम महिलाओं का और बेड़ा गर्क कर दिया। अब क्या हो रहा है? डिजर्शन हो रहा है, छोड़ के चले जा रहे हैं। आप कानून अगर बनाते तो आप कम से कम, हमने प्रपोजल भी रखा था, बोला गया भाई जो निकाहनामा है उसमें आप एक कंडीशन लगा दीजिए, अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो उसका जो महर का अमाउंट है वो 1000% उसको बढ़ जाएगा। और शादी कॉन्ट्रैक्ट है इस्लाम में, वो वायलेशन का फायदा उस महिला को होता। अब क्या हो रहा है? डिजर्शन हो रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस महिला पर पड़ जाएगा कि उसको जाकर कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इसने इनकी मौजूदगी मुझे ये कहा। कौन उसके लिए खड़े होगा? नहीं, पर डिजर्शन तो पहले भी हो रहा था ना, पहले नहीं, तो अभी और बढ़ गया है तब भी वही था। अब कम से कम कानून उनके साथ ना, कोई नहीं है। अब वो बोलता ही नहीं है, छोड़ के चले जाता है। कभी हमारे दफ्तर पर आकर हम देखते हैं लोग, इतने पीड़ित महिला आती हैं और उससे तो उल्टा नुकसान कर दिया महिलाओं का उन्होंने। अच्छा, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, बहुत सी गारंटी उन्होंने दी हैं, और वो जीत की भी गारंटी दे रहे हैं कि जीत पक्की है, उनकी जीत भी पक्की है। और क्या काम वो करने वाले हैं, मतलब पहले 100 दिन का एजेंडा भी वो कह रहे हैं कि हमने तय कर लिया है कि हम क्या करेंगे। तो आपको लगता है कि जल्दी जल्दी वो तमाम कानून जो अटके पड़े हैं, जो वो चाहते हैं, जो बीजेपी के कोर मुद्दे हैं, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, 2014 ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा? नहीं, 2014 से कह रहे हैं हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएगा। अब पूछिए 15 पैसे इनके पास नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां बोले, अब आप कह रहे हैं कि हम 14 लाख लोगों को नौकरी दिए, 2 करोड़ नौकरी गायब हो गए। आपने कहा था कि तीसरा कहा था चीन ना घुसा है ना घुसेगा। भाई आपके डीजीपी कॉन्फ्रेंस में वहाँ की एसपी कह रही है कि 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हर अवामी मसले पर महंगाई देख लीजिए, डॉलर क्या था आज 84 हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा 400 पार, पेट्रोल 100 पार हो गया। अब मोटरसाइकिल पे सब गरीब फिरता है, कहाँ से लाएंगे सब पेट्रोल के पैसे? तो इन मसाइल पर तो नाकाम साबित है। हाँ, मेन अपोजिशन पार्टीज इन मुद्दों को इशू नहीं बना पा रही है, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर तो नहीं हो सकती। देखिए, एक आरोप बार बार लग रहा है कि अगर फिर से सत्ता में आई बीजेपी तो इलेक्शन ही नहीं होगा। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। 2029 में चुनाव ही नहीं होंगे। आप संविधान के जानकार भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, क्या क्या ये हो सकता है, ये जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? इनको इलेक्शन की फिक्र है, मुझे अपने वजूद को बरकरार रखने की फिक्र है। मैंने आखिरी पार्लियामेंट के सेशन में कहा था कि भारत में जो अल्पसंख्यक समाज है वो अपने आप को 1930 के जर्मनी में जिस तरह यहूदियों ने अपने आप को महसूस करते थे, उस तरह महसूस कर रहे हैं। बीजेपी ने तो भारत की पॉलिटिकल लैंडस्केप से बोलिए, पॉलिटिकल कैनवस से तो अल्पसंख्यक समाज को तो गायब ही कर दिया, मार्जिनलाइज छोड़िए, उन्होंने बिल्कुल ही गायब कर दिया। आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं मिलता, आप किसको कैंडिडेट देते हैं? नहीं, लेकिन आप जब जर्मनी से तुलना कर देते हैं तो वो बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं है, वो एक्सट्रीम नहीं है। एक्सट्रीम नहीं है। देखिए, जेनोसाइड के कई लेवल्स होते हैं। हिटलर ने यहूदियों को ऐसे ही ले जाकर 60 लाख को ख़त्म नहीं किया, उसके कई लेवल्स थे। एक क्रिस्टल नाक मूवमेंट आया, उसके बाद सब चीज़ें शुरू हो गई। तो हम उसी नहज पर, उसी लाइन पर जा रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ। इनको इलेक्शन की फिक्र हो रही है। अरे भैया, आप जो हो रहा है आप उसको तो देख लीजिए। क्या तो ये जो हो रहा है, जो आप कह रहे हैं कि ये हकीकत है आज के समाज की, आज के हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों समझ नहीं आ रहा है? फिर वो तो नहीं समझ रहे ना, वो तो वोट भी नहीं कर रहे उतनी बड़ी संख्या में आपके लिए। देखिए, समझ में आ रहा है मगर बोलने वाले दीवाने कम हैं, जिसमें से एक दीवाने हम हैं। हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं।
दूसरे तो खामोश बैठे हुए बोल नहीं पा रहे हैं, उनको डर है कि उनकी पार्टी उनको बोलने नहीं देगी। अगर समाजवादी पार्टी अपने सिटिंग एमपी को टिकट काट देती है तो कौन बोलेगा? एक और आरोप लग रहा है कि देखिए एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी और सीबीआई और इन एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। दो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री थे जेल में चले गए, मुख्यमंत्री के पद से हट गए, एक मुख्यमंत्री हैं जो जेल में कम से कम नेता हैं जो कम से कम इन लोगों को तो स्लो पॉइजन नहीं दिया गया ना। दो किस्म के स्लो पॉइजन दिए जा रहे हैं, एक स्लो पॉइजन जो जिंदगी खत्म हो जाती है, एक स्लो पॉइजन जो राजनीति खत्म हो जाती है। तो हमको तो दोनों स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो अब हम तो फंसे हुए हैं। अब कौन सा स्लो पॉइजन मिलेगा नहीं मालूम हमको। साहब पर ये आरोप आप पर लगता है कि आप बोल ही नहीं रहे, उनके लिए नहीं बोल रहे हैं जो इनको स्लो पॉइजन दिया अरे जा हम रहा ही तो घर को गए, उसके बाद तो भागना पड़ा इनको एक हफ्ते में। है। नहीं बट नहीं। केजरीवाल के लिए तो कुछ नहीं बोला आपने। कौन? केजरीवाल के लिए भाई जो हथकड़ियों में जो शख्स है उसको गोली मार दी गई, कौन बोला? कितने लोग बोले बताइए? मुख्तार अंसारी कन्विक्टेड हैं, जरूर जुडिशियल कस्टडी में है, जहर दे दिया गया, कोई नहीं बोलते। भाई आप अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए नाम मुख्तार है या जो भी ना, भाई आपकी तो एक जिम्मेदारी है ना। हम सब ने संविधान पर एक ओथ लिया है, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, और राइट टू लाइफ सिर्फ इंसानों के लिए, जो जेल में उनका भी राइट टू लाइफ है। ठीक है, वो गलती क्या होगा, मगर उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसके भाई लोग हैं। तो ओवैसी साहब ये चूज करते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं जो अफजाल अंसारी हैं या बाकी लोग हैं जिनके लिए कोई नहीं खड़ा, और आप अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन के लिए उस तरह से नहीं बोलेंगे क्योंकि वो राजनीति में है। मुझे भी तकलीफ है जब मैं देखता हूँ उनकी वाइफ को, उनकी तकलीफ मुझे भी है। मगर आप बताइए जो जेल में सड़ रहे हैं 6-6 साल से, उनका क्या होगा? जिन पर यूएपीए लगा दिया गया, कभी इन लोगों ने बोला? कुछ नहीं बोलते। 6-6 साल से 6-6 साल से जेल में है कोई। अरे भाई मैं ये बोलता हूँ ना कि सेलेक्टिव क्यों होते हैं? इन जब तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, आप करते हैं ना। आप ये मैंने आपसे मुराद ये तमाम पार्टीज करते हैं। भाई जेल में सब हैं, आप जेल में देखिए, जेल में ज़्यादा दलित हैं, आदिवासी है, आप इनको देखिए। मगर आप पर जब आफत आती है तो आप समझते हैं कि भाई आसमान सर पे गिर गया, दूसरों पर आती है तो नहीं होता है यार ये गवर्नमेंट। अरे कैसा होगा भाई? दोनों को बराबर करिए ना। तो मतलब सही हो रहा है अब उनके साथ? नहीं मैं ये नहीं, मैं देखिए टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मैं ये कह रहा हूँ जब ये गलत है तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि मुझे जब मार पड़ती है तो आप खामोश रहेंगे और किसी और को पड़ती है तो आप चीखा पुकारा करेंगे। भाई बराबर करिए। अच्छा ये बताइए, ये कानून किसने बनाया था? पीएमएलए का, यूएपीए का? कौन सी पार्टी ने बनाया था? आप ही ने बनाया, आप ही ने बनाया। आपने तस्तरी में रखकर दे दिया इनको और ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यही तो हमारी परेशानी है, यही तो हमारी तकलीफ है। भाई आप बना कर देते हैं, और जब हम बना रहे थे, हम पुकार रहे थे मत बनाओ मत बनाओ, क्योंकि पावर इज नॉट इटर्नल। आज आप सत्ता में हैं, कल को और रहेगा, मगर आप सुने नहीं। ये क्या वजह है ऐसी साहब कि आप सबकी बात कर रहे हैं और आप ऐसा लग रहा है कि आप एक ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों तरफ से इक्वी डिस्टेंस दिखाई देते हैं। मतलब एनडीए और बीजेपी से तो दूरी है, साथ ही इंडिया गठबंधन या कांग्रेस लेड जो खेमा है उससे भी आपकी दूरी है। तो दोनों ने आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ है, दोनों तरफ से आपकी दूरी है। तो क्या आप एक अलग ऑल्टरनेटिव सामने रख रहे हैं? फिर वो ऑल्टरनेटिव कैसे अरविंद केजरीवाल के ऑल्टरनेटिव से अलग है? क्योंकि वो कहते हैं मेरा ऑल्टरनेटिव सबसे अच्छा है। उसके बारे में जितना कम बात करें बेहतर होगा। हम संजय भाई को जानते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, मगर खैर वो अलग बात है। आप ये बताइए, इस देश की गरीब जनता के लिए, इस देश के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, बैकवर्ड क्लास, अल्पसंख्यक समाज के लिए एक थर्ड ऑल्टरनेटिव ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिव ज़रूरी है, वरना तो हम इन दोनों के पैरों का फुटबॉल बने हुए हैं। गोल पोस्ट चेंज कर लेते और हम फुटबॉल बने खेलते नजर आते, बात ही नहीं होती हमारे बारे में कोई भी। क्योंकि जब ये बात होती है कि विपक्ष पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि देखिए हमें तो समन पर समन आ रहे हैं, हमें नोटिस आ रहे हैं। ओवैसी साहब को कोई नोटिस नहीं आता, ओवैसी साहब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होती। कई हमारे जानने वालों पर हुआ है कार्रवाई, कई हमारे करीबी जानने वालों पर कार्रवाई होती रहती है। अच्छा मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं लिकर पॉलिसी बनाया क्या? मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। आज़ाद, मुझे बहुत मालूम उस बारे में, मैं बहुत बातें कर सकता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ मैं भी। लिकर पॉलिसी मैंने बनाया, लिकर पॉलिसी आपने बनाई। हम तो शराब पीते भी नहीं हैं, दूर दूर तक हम खरीद भी नहीं आते, आप बनाए हैं। अब आप उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ। आपको लगता है भ्रष्टाचार? अच्छा और नहीं, भ्रष्टाचार छोड़िए, देखिए करप्शन देखिए। मेरे 4 MLAs को आपने खरीद लिया बिहार में, उन बेईमानों को।
वही महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे मिलकर तोड़ते हैं, तो वो तोड़ना आपको बुरा नजर आता है। आप कहते हैं लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है। मेरे 4 एमएलए को लेके चले गए बिहार में, अब वो क्या था, वो बहुत अच्छा काम किया आपने। यही तो हम कह रहे हैं भाई, आप जब गलत कह रहे हैं सबको गलत कहो ना। नहीं हम नहीं किए ओवैसी साहब। अरे भाई फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ? तो ओवैसी साहब से क्यों इतना सबको खतरा लगता है? आपने पल्लवी पटेल के साथ अलायंस किया, आप बीएसपी के साथ भी अलायंस करना चाह रहे थे, और वो होता तो शायद आपके लिए और अच्छा होता, बट वो क्यों हर कोई ओवैसी साहब से डरता है, बचता है, क्यों? उसकी क्या वजह है? नहीं मैं कोई आदमखोर शेर तो नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं तो इंसान हूँ। अलायंस नहीं होता। नहीं इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? हर एक पार्टी का राइट है कि वो किसके साथ करे ना करे, उनको बेहतर मालूम उनका फायदा और नुकसान। नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वजह है कि वो नहीं करना चाहते? मुझे पता नहीं है। हम तो इम्तियाज जलील साहब हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने कहा कि हम तैयार हैं आने के लिए, आप लीजिए हमको। एक नहीं, इम्तियाज ने 3 मरतबा कहा आपको कबूल नहीं है तो मैं क्या करूं, मगर वोट चाहिए, वोट बराबर चाहिए, और फिर आप चुनाव मत लड़िए। अरे भैया आप हम चुनाव नहीं लड़ रहे तब। अच्छा अभी आप देखिए, आज हमारे संजय कुमार साहब CSDS का डेटा आया, अगर वो सच निकलेगा तो क्या होगा? 40% वोट बता रहे हैं। अच्छा, माधवी लता जी सामने हैं आपके, माधवी लता जी को लेकर कोई prediction मेरे सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। अच्छा, मैं आप इधर थोड़ा मेरी इतना भी डिमीन मेरे सामने नहीं ठीक है, मगर हमारा मुकाबला अमित शाह नरेंद्र मोदी से है और कांग्रेस के नेताओं से है, सबसे है। तो 4 जून के लिए क्या प्रोडिक्शन है आपका? 4 जून को क्या है, क्या होगा? मैं नहीं जानता 370 400 तक पहुंचेगा? देखिए मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं हाथ देखकर बता नहीं सकता। मेरे हाथ में जो मेहनत करने का तरीका है, मेरे हाथ में ताकत है, वो करूंगा मैं। ये तो देश की जनता तय करेगी। अभी तो चुनाव शुरू होगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अच्छा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस हद तक है कि आपके खिलाफ अभी तक उन्होंने कोई कैंडिडेट भी नहीं उतारा। अरे मैं चला, अंडरस्टैंडिंग है। अरे मैं चला रहा हूँ, रायबरेली अमेठी में नहीं दिए, मैं चला रहा हूँ पार्टी, मेरे को क्या करना है? मेरे को तो देखिए रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना में कोई अंडरस्टैंडिंग बन रही है क्या? अरे देखिए हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनसे रोड वाइंडिंग के पैसे पूछे, वो आपको इफ्तार में उन्होंने खजूर भी खिलाई थी, वो वीडियो भी देखा हमने। नहीं हम भी खिलाए खजूर उनको, हम किसी को जब भी फौरन खिला दिए उनको भी, ऐसा नहीं है कि हम ही खा लिए, उनको भी खिलाए। तो खजूर खिलाते हैं क्या, उसमें क्या करना है? हम गए, इफ्तार की दावत है भाई। आपको एक गंगा जमुनी तहजीब है, मोहब्बत बरकरार रहना चाहिए। अगर हम नहीं जाते तो बोल दे देखो नहीं गए, अगर गए तो क्यों गए? अब क्या करेंगे? आप कुछ भी करिए तो नहीं, जाने के बाद कैंडिडेट नहीं आया तो क्या एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल होता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीति में तेलंगाना में जो पावर में होते हैं उनके करीब रहना पसंद करते हैं, क्या ये इस वजह से है आपका उनसे हम तो खुलेआम अपोज की ना, कांग्रेस की खुलेआम अपोज किए। पब्लिक ने उनको, जनता ने उनको सत्ता दी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब सत्ता में आ गए तो नहीं सत्ता में तो डेवलपमेंट, उनसे जाके बात ना करें, उनसे पूछे ना कि भाई आप डेवलपमेंट कराइए। डेवलपमेंट तो चाहिए ना मेरे को। डेवलपमेंट होगा, लेकिन अगर वो कैंडिडेट कमजोर देंगे या वो एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो फिर ये तो ज्यादा हो गया कि ऐसा होगा क्या? नहीं क्यों नहीं दे रहे मेरे, मैं क्या जानूं। अच्छा, कांग्रेस के बाद नेता बोलते कि मेरी सेटिंग बीजेपी से, आखिर कितने लोगों से मेरी सेटिंग कराएंगे आप लोग? समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे सब मेरे से मिले हुए हैं, अजीब मामला। मिलना नहीं चाहता। हाँ नहीं, ये बात सही है कि मैं सबकी लैला हूँ, मैं जानता हूँ, मगर हर एक को मैं इनसे मिला हुआ हूँ, उनसे मिला हुआ। अरे भैया वो पार्टी अलग है, ये पार्टी अलग है, आइडियोलॉजी डिफरेंट है, और अगर वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, मुझे उससे क्या मतलब। उत्तर प्रदेश में बात होती है तो वैसे जो है वो बीजेपी की बी टीम है, यहाँ कहा जा रहा है कि अब जल्दी ही शायद वैसी कांग्रेस की बी टीम बन जाएंगे, तो ये हर जगह अलग अलग टीमें बदल के कैसे खेल होगा? अब ये तो उन लोगों को तय करना चाहिए। मैं तैयार हूँ उनकी हर गाली सुनने को, और मैं रोक नहीं सकता किसी की ज़बान को, उनको इख्तियार है। बट ये तो अजीब मामला है कि जहाँ आपको सूट करेगा वहाँ गाली दो, जहाँ पर सूट नहीं करेगा खामोश हो जाओ। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। 4 जून के लिए कोई प्रोडिक्शन आप करेंगे? 400 पार होने वाला है क्या? नहीं, 4 जून के लिए हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला। हमको यकीन है कि हैदराबाद की जनता हैदराबाद से MIM पार्टी को कामयाब करेगी, और ये उनके इत्तेहाद की, उनकी गंगा जमुनी तहजीब की, उनके सोच की, दलित सोच की, आदिवासी सोच की, मुसलमान और जितने OBC हैं सबकी कामयाबी होगी। औरंगाबाद की जनता इंशाल्लाह दोबारा इम्तियाज़ साहब को अपना MP बनाएगी, और अख्तर उल ईमान को किशनगंज से। और जहाँ कहीं भी हम कैंपेन करेंगे, चाहे तमिलनाडु हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हमको उम्मीद है कि वहाँ पर हमको कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया वैसी साहब।